हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से यूपी ट्रिपल एस सी एन के फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में। पढ़ रहे हैं मिडवाइफरी का लेक्चर नंबर 79। तो बहुत ही शानदार तरीके से हम मिडवाइफरी का पोस्टमार्टम कर रहे हैं और लेक्चर नंबर 79 तक पहुँच चुके हैं। तो कर पिछले वर्ष के पूछे गए टॉप 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो मान के चलिए 80 8 त्रिक 24 8 त्रिक कितना 80 में 30 का गुणा करें कितना 240 8 त्रिक 24 यानी 200 क्वेश्चन 210 क्वेश्चन आज हमारा लगभग क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाने वाला है एकदम शानदार तरीके से। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। यदि आपको सेशन पसंद आएगा तो सेशन को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यदि आप यूपी एनएम, बिहार एनएम या किसी भी स्टेट एनएम की तैयारी कर रहे हैं तो सेशन आपके लिए शानदार होने वाला है। तो पढ़ रहे हैं मिडवाइफरी एकदम शानदार तरीके से। तो आइए 30 क्वेश्चन करेंगे। इन 30 क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश कीजिएगा और लास्ट में कमेंट में हमें जरूर बताएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो आइए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या करा हेल्प सिंड्रोम में यल का अर्थ है ल्यूकोसाइटिस या लो प्लेटलेट्स या लीवर एंजाइम एलिवेटेड या लो हीमोग्लोबिन। तो कह रहा है हेल्प सिंड्रोम में यल का क्या अर्थ है। तो हेल्प सिंड्रोम में यल का अर्थ है लीवर एंजाइम एलिवेटेड, जो क्या है यह यल को दर्शाता है और हेल्प सिंड्रोम की क्या है विशेषता है। तो लीवर एंजाइम एलिवेटेड यल का क्या है फुल अर्थ है लीवर एंजाइम एलिवेटेड। तो उम्मीद है इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। लो प्लेटलेट यह सही है लेकिन पी का प्रतिनिधित्व करता है और ल्यूकोसाइटिस यह श्वेत रक्त कणों की संख्या में वृद्धि को दर्शाता है जो हेल्प सिंड्रोम में विशिष्ट नहीं है। और जो लो हीमोग्लोबिन है यह एच को दर्शाता है न कि यल को। नेक्स्ट गर्भकाल के किस सप्ताह में भ्रूण को वायव्य जीवित वायबल माना जाता है। 20 सप्ताह, 24 सप्ताह, 28 या 32 सप्ताह। तो कह रहा है किस सप्ताह में भ्रूण को वायव्य यानी जीवित माना जाता है। वायव्य जीवित माना जाता है तो हमारा राइट आंसर होगा 24 सप्ताह। न्यूनतम वायव्यता की सीमा सही मानी जाती है कितना 24 सप्ताह। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है पेल्विक इनलेट का सबसे चौड़ा व्यास कौन सा होता है। ऑब्लिक डायमीटर या ट्रांसवर्स डायमीटर या एंटो पोस्टीरियर डायमीटर या वर्टिकल डायमीटर। तो कह रहा क्या पेल्विक इनलेट का सबसे चौड़ा व्यास कौन सा है। तो हमारा ट्रांसवर्स डायमीटर यह सबसे चौड़ा व्यास होता है और वर्टिकल डायमीटर है क्या यह पेल्विक में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट कह रहा ऑक्सीटोसिन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। प्लेसेंटा को पोषण देना इसका कार्य नहीं है। गर्भाशय संकुचन बढ़ाना, भ्रूण को पोषण देना या यकृत एंजाइम बढ़ाना। तो कह रहा ऑक्सीटोसिन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है। तो ऑक्सीटोसिन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है गर्भाशय संकुचन को बढ़ाना। यही इसका क्या है प्राथमिक यानी प्राइमरी कार्य है। नेक्स्ट फिर कह रहा नवजात शिशु की पहली श्वसन क्रिया किस कारण आरंभ होती है। जन्म के समय, हाइपोक्सिया या थर्मल परिवर्तन या रोने की आदत या नाल कटना। तो कह रहा नवजात शिशु की पहली श्वसन क्रिया किस कारण आरंभ होती है। तो नवजात शिशु की पहली श्वसन क्रिया किस कारण से आरंभ होती है। तो नवजात की श्वसन क्रिया किस कारण से आरंभ होती है। तो हमारा पांचवें का राइट आंसर हो जाएगा हमारा जन्म के समय हाइपोक्सिया यह मुख्य प्रेरक होता है। नेक्स्ट कह रहा एक सामान्य गर्भावस्था में प्लेसेंटा कहाँ इम्प्लांट होता है। ओवरी में, फंड्स में या गर्भाशय ग्रीवा में या ट्यूब में। तो कह रहा है एक सामान्य गर्भावस्था में प्लेसेंटा कहाँ इम्प्लांट होता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी फंड्स। सामान्यतः यही प्लेसेंटा इम्प्लांट होता है। नेक्स्ट कह रहा है RH निगेटिव महिला को RH पॉजिटिव शिशु के बाद कब NTD दिया जाता है। डिलीवरी के तुरंत बाद या गर्भावस्था की शुरुआत में या केवल तब जब गर्भावस्था सामान्य हो या नाल गिरने के बाद 1 सप्ताह। तो कह रहा RH नकारात्मक महिला को RH पॉजिटिव शिशु के बाद NTD कब दिया जाता है। तो डिलीवरी के तुरंत बाद यही उपयुक्त समय होता है। नेक्स्ट फिर कह रहा पीरियड मिस होने के कितने दिन बाद गर्भावस्था की पुष्टि की जा सकती है। उसी दिन, 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन। तो कह रहा पीरियड मिस होने के कितने दिनों बाद गर्भावस्था की पुष्टि की जा सकती है। तो राइट आंसर होगा 7 दिन। यूरिन में HCG की पुष्टि संभव होती है।
तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा भ्रूण के सिर की सबसे लंबी व्यास कौन सी है? बाइपैरिटल, सब ऑक्सी पीटोफ्रंटल या सब ऑक्सी पीटोब्रिग्मेटिक या मेटोवर्टेक्स। तो कह रहा है क्या भ्रूण के सिर की सबसे लंबी व्यास कौन सी है? तो मेंटोवर्टेक्स। यह सबसे लंबा व्यास होता है विशेषकर ब्राउ प्रेजेंटेशन में। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा और क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा होगा, सेशन पसंद आ रहा होगा। तो कह रहा प्रथम तिमाही में अल्ट्रासाउंड का मुख्य उद्देश्य क्या है? भ्रूण की गतिविधि, भ्रूण की लंबाई, भ्रूण का लिंग या एम्ब्रियोटिक द्रव। तो कह रहा प्रथम तिमाही में अल्ट्रासाउंड का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रथम तिमाही में अल्ट्रासाउंड का मुख्य उद्देश्य है क्या? भ्रूण की लंबाई, इससे गर्भकाल की पुष्टि होती है। नेक्स्ट कह रहा फॉल्स लेबर और ट्रू लेबर में मुख्य अंतर क्या है? दर्द का स्तर, संकुचन की नियमितता, भ्रूण की गति या हृदय की गति। तो क्या रहा है फॉल्स लेबर और ट्रू लेबर में अंतर यही होता है संकुचन की नियमितता। ट्रू लेबर में संकुचन नियमित होते हैं जबकि फॉल्स लेबर में संकुचन नियमित नहीं होता है। नेक्स्ट फिर कह रहा है गर्भवती महिला में हीमोग्लोबिन का सामान्य स्तर क्या होता है? 6 ग्राम पर डीएल या एनीमिया है, 9 ग्राम पर डीएल या 11 ग्राम पर डीएल या 14 ग्राम पर डीएल। तो कह रहा है गर्भवती महिला में हीमोग्लोबिन का सामान्य स्तर क्या होता है? तो गर्भवती महिला में हीमोग्लोबिन का सामान्य स्तर होता है 11 ग्राम पर डीएल, यह न्यूनतम सामान्य सीमा है। नेक्स्ट फिर कह रहा है ब्रैक्सटन हिक्स संकुचन किस समय महसूस होते हैं? गर्भावस्था के शुरू में, प्रसव के दौरान या गर्भावस्था के दूसरे ट्राइमेस्टर में या नाल गिरने के बाद। तो कह रहा है ब्रैक्सटन हिक्स संकुचन किस समय महसूस होते हैं? तो राइट आंसर होगा गर्भावस्था के दूसरे ट्राइमेस्टर से, तब हल्के संकुचन शुरू हो सकते हैं। तो गर्भावस्था के दूसरे ट्राइमेस्टर से क्या होता है? क्या उस समय हल्के संकुचन शुरू हो सकते हैं। ब्रैक्सटन हिक्स संकुचन किस समय महसूस होता है? गर्भावस्था के दूसरे ट्राइमेस्टर से। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए कह रहा IUGR इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन का मुख्य कारण क्या होता है? उच्च वसा वजन या गर्भाशय में अपर्याप्त रक्त प्रवाह, अधिक सोना या अधिक पानी पीना। तो कह रहा IUGR इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन का मुख्य कारण क्या होता है? तो इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन का मुख्य कारण होता है यह क्या है? गर्भाशय में अपर्याप्त रक्त प्रवाह, यह प्रमुख कारण है। तो गर्भाशय में अपर्याप्त रक्त प्रवाह। नेक्स्ट कह रहा एक सामान्य नवजात की बर्थ वेट कितना होता है? 1.5 किलोग्राम, 2.5 kg, 3.5 kg या 4.5 kg। तो कह रहा एक सामान्य नवजात की बर्थ वेट कितना होता है? तो एक सामान्य नवजात की बर्थ वेट होता है हमारा 2.5 kg, न्यूनतम सामान्य सीमा। नेक्स्ट तो कह रहा नाभि की सामान्य देखभाल में क्या करना चाहिए? बार बार पानी डालना, उसे सूखा और साफ रखना, कपड़े में से कस कर बांधना या साबुन से धोना। तो कह रहा नाभि की सामान्य देखभाल में क्या करना चाहिए? उसे सूखा और साफ रखना, यही आदर्श देखभाल है। तो उम्मीद है आपको सेशन पसंद आ रहा है। सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक शेयर करके चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दिए, क्योंकि आप यहाँ तक वीडियो को देखें हैं तो आपको पसंद जरूर आ रहा होगा, तभी तो आप देख रहे हैं। तो कम से कम चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दीजिए, क्योंकि देखने वालों की संख्या 80% क्या है? 100% में सिर्फ क्या किए हैं? 20% लोग चैनल को सब्सक्राइब किए हैं। तो आखिर 80% क्यों नहीं कर रहे हैं? कुछ तो कारण हो तो कमेंट में उस कारण को भी जरूर बताइए। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है नॉर्मल प्लेसेंटा कब डिलीवर होता है? डिलीवरी के साथ ही, 5 मिनट बाद, 1 घंटे बाद या अगले दिन। तो कह रहा नॉर्मल प्लेसेंटा कब डिलीवर होता है? तो 5 मिनट बाद, यानी यही औसत समय है। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा नवजात की त्वचा पर वर्निक्स केसियोसा किससे बनी होती है? पानी और तेल, स्किन सेल्स और सीबम, खून और बाल या मैक्यूनियम। तो कह रहा नवजात की त्वचा का वर्निक्स केसियोसा किससे बनी होती है? स्किन सेल्स और सीबम, यही मुख्य रूप से इन्हीं से क्या होती है? मुख्य रूप से इन्हीं से क्या होती है? बनती है। स्किन सेल्स और सीबम से क्या होती है? त्वचा पर वर्निक्स केसियोसा बनी होती है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है एपगार स्कोर में कौन सी विशेषता नहीं होती है? रंग, हृदय गति, तापमान, मांसपेशी, टोन। तो कह रहा क्या है एपगार स्कोर में कौन सी विशेषता नहीं होती है? तो तापमान अपगार स्कोर में शामिल नहीं होता है।
तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। कर ऑक्सीटोसिन किससे संबंधित, किससे अवरोधित होती है? तनाव से, स्तनपान से, प्रसव से, प्रेम से। तो कह रहा ऑक्सीटोसिन किससे अवरोधित होती है? तनाव से के कारण क्या होती है? ऑक्सीटोसिन स्राव को क्या करता है? कम कर देता है। तो ऑक्सीटोसिन किससे अवरोधित होती है? तनाव के कारण। और स्तनपान यह ऑक्सीटोसिन को बढ़ाता है। स्तनपान क्या करेगा? ऑक्सीटोसिन को बढ़ाएगा। प्रसव यह स्राव बढ़ाता है। और प्रेम यह ऑक्सीटोसिन को बढ़ाता है। प्रेम ही क्या करता है? ऑक्सीटोसिन को, हार्मोन को बढ़ाता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। कर पोस्टमार्टम हेमोरेज का सबसे सामान्य कारण क्या होता है? पोस्टमार्टम हेमोरेज का सबसे सामान्य कारण क्या है? प्लेसेंटा रिटेंशन, गर्भाशय एटोनी, या संक्रमण, या ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर। तो कह रहा क्या पोस्टमार्टम हेमोरेज का सबसे सामान्य कारण क्या है? तो पोस्टमार्टम हेमोरेज का सबसे सामान्य कारण है गर्भाशय एटोनी, यूटेराइन एटोनी। यह सबसे सामान्य और प्रमुख कारण होता है। और करा प्लेसेंटा रिटेंशन यह भी कारण हो सकता है, लेकिन क्या यह जरूरी नहीं है। संक्रमण या देरी से होने वाली PPH का कारण बन सकता है। और ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर यह क्या बहुत ही दुर्लभ कारण है। नेक्स्ट करा एपिजियोटॉमी आमतौर पर किस दिशा में दी जाती है? मिड लाइन, मेडियो लेटरल, लेटरल, या ट्रांसवर्स। तो कह रहा एपिजियोटॉमी आमतौर पर किस दिशा में दी जाती है? तो एपिजियोटॉमी आमतौर पर किस दिशा में दी जाती है? तो हमारा राइट आंसर होगा मेडियो लेटरल। यह अधिक सुरक्षित और आमतौर पर उपयोग की जाने वाली दिशा है। नेक्स्ट फिर कह रहा नाल के गिरने के बाद कौन सा संकेत दर्शाता है कि प्लेसेंटा अलग हो चुका है? भ्रूण की गति, यूटेरस का गोलाकार और कठोर होना, योनि में सूजन, माँ का सिर दर्द। तो कह रहा नाल के गिरने के बाद कौन सा संकेत दर्शाता है कि प्लेसेंटा अलग हो चुका है? तो नाल के गिरने के बाद कौन सा संकेत दर्शाता है कि प्लेसेंटा अलग हो चुका है? तो हमारा 23 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यूटेरस का गोलाकार और कठोर होना। यह प्लेसेंटा के अलगाव का क्या है? संकेत है। नेक्स्ट फिर कह रहा मैक्यूनियम में से बने एम्ब्रियोटिक द्रव का रंग कैसा होता है? मैक्यूनियम से सने एम्ब्रियोटिक द्रव का रंग कैसा होता है? साफ और पारदर्शी, पीला, हरा, लाल। तो कह रहा मैक्यूनियम से बने एम्ब्रियोटिक द्रव का रंग कैसा होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा हरा। यह मैक्यूनियम मिश्रण का लक्षण है। नेक्स्ट तो देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा नवजात शिशु में हाइपोग्लाइसीमिया किससे सबसे अधिक प्रभावित करता है? पूर्णकालिक स्वस्थ नवजात, प्रीमेच्योर शिशु, या स्तनपान कराने वाले, या समान वजन वाले। तो कह रहा है कि नवजात शिशु में हाइपोग्लाइसीमिया किसे सबसे अधिक प्रभावित करता है? तो नवजात शिशु में हाइपोग्लाइसीमिया किसे सबसे अधिक प्रभावित करता है? तो हमारा 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रीमेच्योर शिशु। यह सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट तो कह रहा गर्भावस्था में प्रोटीन यूरिया किस स्थिति का संकेत देता है? सामान्य गर्भावस्था, प्रीक्लेम्सिया, जी में चलाना, लो ब्लड शुगर। तो कह रहा गर्भावस्था में प्रोटीन यूरिया किस स्थिति का संकेत देता है? तो गर्भावस्था में प्रोटीन यूरिया किस स्थिति का संकेत देता है? तो गर्भावस्था में प्रोटीन यूरिया प्रीक्लेम्सिया का संकेत देता है। यह एक प्रमुख निदान संकेत है। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। करनाल की असामयिक अवच्छेदन एब्रप्टियो प्लेसेंटा, एब्रप्टियो प्लेसेंटा का मुख्य कारण क्या है? असामयिक अवच्छेदन यानी एब्रप्टियो प्लेसेंटा का मुख्य कारण क्या है? हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन, थायराइड असंतुलन, या मधुमेह। तो आपको क्या होगा एग्जाम में आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन देगा। तो आपको क्या करें, कोई चीज़ लग रहा है हिंदी में असामयिक अवच्छेदन, तो आप एब्रप्टियो प्लेसेंटा ही ज़्यादा पढ़े हैं। तो क्या होगा आप इंग्लिश और हिंदी दोनों देखिए, जो आसान लगे, जो आपको लग रहा है कि समझ में आ रहा है, तो उसके हिसाब से क्या कीजिए आपको आंसर देना रहेगा। तो यहाँ पर क्या नाल की असामयिक अवच्छेदन यानी एब्रप्टियो प्लेसेंटा का मुख्य कारण क्या है? तो हाइपर टेंशन, यह प्रमुख कारण होता है। नेक्स्ट तो आपको लैंग्वेज देखना है, हिंदी में हमें आसान लग रहा है कि इंग्लिश में, तो जी आसान लगे उसी को पढ़कर उसी के हिसाब से आंसर दे सकते हैं। कह रहा डिलीवरी के तुरंत बाद नवजात को रोने में असमर्थता किसका संकेत है? सामान्य बात, जन्मज चोट, श्वसन संकट सिंड्रोम, या अत्यधिक दूध पिलाना। तो कह रहा क्या डिलीवरी के तुरंत बाद नवजात को रोने में असमर्थता किसका संकेत है? श्वसन संकट सिंड्रोम, यह मुख्य कारणों में से क्या है? एक है। नेक्स्ट तो कह रहा नवजात की प्रथम श्वास किस कारण से उत्तेजित होती है? CO2 की वृद्धि, ऑक्सीजन अधिक, कम तापमान, ध्वनि उत्तेजना।
तो कह रहा नवजात की प्रथम श्वास किस कार्य से उत्तेजित होती है? तो राइट आंसर होगा CO2 की वृद्धि यह रेस्पिरेटरी सेंटर को उत्तेजित करता है। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा प्रसव के बाद यूटेरस का सामान्य स्थान क्या होता है? बाईं ओर, नाभि के ऊपर, नाभि के स्तर पर, पेल्विक फ्लोर। तो कह रहा क्या प्रसव के बाद यूटेरस का सामान्य स्थान कहाँ होता है? तो नाभि के स्तर पर प्रसव के तुरंत बाद सामान्य स्थिति यही होती है। तो हमें उम्मीद है आपको 30 क्वेश्चन किए हैं और 30 क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो 30 में आपके कितने सही हुए हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही शानदार सेशन आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।